इतने सारे टॉपिक्स को देखने के बाद हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है मिंटू। अरे भैया मिंटू, अब मिंटू के दिमाग में चल रहा है कि इतने सारे टॉपिक्स सर अगर हमें पढ़ाएंगे वो भी एक शॉट में, इतने सारे टॉपिक्स अगर मैं एक शॉट में तुम्हें पढ़ाऊंगा तो याद तो नहीं होगा सर, हम क्या करेंगे, इसको रट लेंगे। अरे भाई मिंटू, मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम इस मैटर को डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हो, तुम सोचोगे अरे हम क्या देखते हैं सर, अरे तुम कार देखते होंगे, पेन देखते होंगे, पेपर देखते होंगे, पेंसिल देखते होंगे, मैटर के पार्टिकल। अब देखो यहां पर मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यहां पे अगर पार्टिकल अगर हम बोलें कि मैटर के पार्टिकल, तो हम इंडिकेट कर रहे हैं एटम को। ये परफ्यूम है, अगर इस जो परफ्यूम है डीओ है, बेसिकली डीओ है, इस डीओ को अगर मैं ऐसे स्प्रे करूं, कार्टून आता था एक मोटू पतलू जिसमें उसको दूर से समोसे की खुशबू आ जाती थी, भाई समोसे। अरे रुको रुको रुको, इस वीडियो को देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। और अब ये वीडियो स्टार्ट होती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत सक्सेना, योर साइंस मेंटर। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल करियर पॉइंट फाउंडेशन पे। आज के ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में, वो भी वन शॉट में। आज के इस लेक्चर में हम जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, आपके क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, उसमें हम बात करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी के बारे में। हम इस चैप्टर में कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को ढंग से समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, आपको मदद करेगा इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में। तो भैया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हम कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं, हम क्या क्या उसमें पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर डेट वी विल टॉकिंग अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर के जो फिजिकल नेचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम जाएंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, कि स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या हो सकती है, क्या क्या है हमारे पास। एंड देन चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, कि अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। एंड देन इवेपोरेशन। अब इतने सारे टॉपिक्स को देखने के बाद हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है मिंटू। अरे भैया मिंटू, अब मिंटू के दिमाग में चल रहा है कि इतने सारे टॉपिक्स सर अगर हमें पढ़ाएंगे वो भी एक शॉट में, इतने सारे टॉपिक्स अगर मैं एक शॉट में तुम्हें पढ़ाऊंगा तो याद तो नहीं होगा सर, हम क्या करेंगे, इसको रट लेंगे। अरे भाई मिंटू, रटने की जरूरत नहीं है, समझ ज्ञान से ज्यादा महंगी है भाई, समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुम रटोगे तो तुम बार बार भूलोगे, और अगर तुम समझ रहे हो, अगर तुम समझोगे, तो तुम्हें वो हर बार हर चीज बार बार रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाएगी। और यही होता है समझ। जब तुम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारी मेमोरी में लंबे समय तक बिल्डअप रहती है, बनी रहती है। और यही चीज होती है कि तुम्हें समझना है। और मैं इस चैप्टर में आपको हर एक टॉपिक बहुत प्यार से समझाने वाला हूं, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट फियर, डरने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को हम बहुत प्यार से समझेंगे और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं भैया। तो शुरू करें, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो देखो शुरू कर देते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा, इसमें आता है कि व्हाट इज मैटर। अब सबसे पहले मैटर, अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज मैटर, तो तुम सोचोगे सर ये लड़ रहे थे। अरे भैया ये वो मैटर नहीं है, ये वो मैटर नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये साइंस का मैटर है, केमिस्ट्री का मैटर है। इसमें होता क्या है, इसमें हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में, पदार्थ जिसको हम बोलते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम इस मैटर को डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हो, तुम सोचोगे अरे हम क्या देखते हैं सर, अरे तुम कार देखते होंगे, पेन देखते होंगे, पेपर देखते होंगे, पेंसिल देखते होंगे, बोर्ड देखते होंगे। तो जो सारी चीजें तुम देखते हो वो सारी की सारी हमारे लिए, हमारी लैंग्वेज में वो क्या है, मैटर है। क्यों है? क्योंकि भैया उसके पास क्या मास होगा? क्या पेन कार के पास मास है? बिल्कुल है। क्या वो कोई स्पेस कवर करती है? जी हाँ, स्पेस ऑक्यूपाई होता है, जगह घेरती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होता है, जो स्पेस को कवर करती है, उन्हें ही तो हम मैटर बोलते हैं हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। मैटर क्या है? दोज ऑब्जेक्ट विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल लिख दो भाई, एग्जाम्पल बता दो। अरे सर इतने सारे एग्जाम्पल तो दिए आपने, तो उसमें से लिख देते हैं। एग्जाम्पल है कार, एग्जाम्पल है पेन, और भी चेयर, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हें दिख रही है, वो सारे के सारे क्या है, मैटर है भाई। ठीक है, मैटर है। अच्छा, अगर मैं यहां लिखूं एयर, तो तुम सोचोगे कि क्या एयर मैटर है? क्या एयर मैटर है? सोचो और आंसर दो कमेंट में। हाँ, तुम जो सोच रहे हो वही, कि क्या एयर का मास होता है, क्या एयर का मास होता है, क्या एयर का मास होता है, क्या एयर स्पेस कवर करती है? तुम बोलोगे नहीं सर, एयर को तो हटाओ यहां से। अरे भाई, एक्टिविटी करी होगी एक, जिसमें आप बलून को ब्लो करते हो, फुलाते हो। तो जब बलून को आप फुला रहे हो तो उसके अंदर जा रही है एयर। अब एयर अगर जा रही है
तो क्या बलून का मास बढ़ रहा है? हाँ जी। क्या बलून के अंदर जो एयर है उसने स्पेस कवर करी है? बिल्कुल करी है। तो क्या एयर एक मैटर होगी? बिल्कुल होगी। समझना जरूरी है मेरे भाई, समझना जरूरी है। तो ठीक है, तो यहां पर एयर जो है ये भी क्या है? मैटर है। अच्छा, पुराने स्टेज जो था, अर्ली स्टेजेस में जो फिलोसोफर थे, उन्होंने पता है मैटर यानी कि पदार्थ को बोला था कि जो एवरी मैटर है ना, वो 5 काइंड ऑफ थिंग से मिलकर बनता है, 5 काइंड ऑफ थिंग से मिलकर बनता है, जिसे उन्होंने बोला था एयर, वाटर, स्काई, फायर और अर्थ। जो हमारे एंशिएंट फिलोसफर थे उन्होंने बताया कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ 5 काइंड ऑफ पार्टिकल, दीज आर द पार्टिकल, जिसमें हमने बोलेंगे अगर एयर यानी कि हवा, वाटर मतलब पानी, स्काई मतलब आकाश, फायर मतलब अग्नि या आग, और अर्थ मतलब भूमि। ठीक है, ये पांचों चीजों से मिलकर एक जो मैटर है वो बनता है। इसलिए इन सबको पंच तत्व के नाम से इंडिकेट किया जाता था। दीज आर द पंच तत्व। चले भाई आगे बढ़े, समझ में आया कि 5 तत्व क्या क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, जो फिजिकल नेचर है मैटर का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो मैटर है, कोई सा भी मैटर है, वो ये सारे जो नेचर है, फिजिकल नेचर, ये दिखाता है भाई। अभी हम केमिकल नेचर के बारे में बात नहीं करने वाले मैटर की, ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नेचर के बारे में। तो फिजिकल नेचर को पढ़ते हैं कि क्या क्या पार्टिकल जो है अपने अपने नेचर को शो करता है। तो यहां पर बोला गया है पहला पॉइंट कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अभी देखेंगे, अभी तो तुम इसको रट रहे हो, हाँ रट लो, समझना नहीं, अभी रट लो कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, दूसरा नेचर देखें मैटर का, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, मैटर के पार्टिकल, अब देखो यहां पर मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यहां पे अगर पार्टिकल, अगर हम बोलें कि मैटर के पार्टिकल, तो हम इंडिकेट कर रहे हैं एटम को, और तुम जानते हो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी सब्सटेंस। ठीक है, ये जो पेन, ये जो स्टाइलस मेरे पास है, ये मैटर है, हाँ बिल्कुल है, और इसके अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल है वही क्या कहला रहेगा हमारे लिए? एटम। इसलिए हम यहां पर इस पार्टिकल को एटम बोलेंगे। तो जो पार्टिकल है मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, रट लो, अभी देखेंगे कैसे, फिर समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इफ यू टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, यहां पे हमें बताया गया है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। सर ये तो हमारे ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा सर कि पार्टिकल के जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कैसे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं? अरे हवा चलती है, बस वैसे ही मूव कर रहे हैं। और इसको भी हम डिमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे कि भैया कैसे ये मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपसे ये कहना चाह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, सपोज करो कि ये दो पार्टिकल्स आपके पास है, तो ये दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हैं, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे हम बात करेंगे स्टेट, जो आपकी स्टेट है मैटर की, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 4 पॉइंट आपके पास है भाई, 4 पॉइंट आपके पास हैं, और इन्हीं चारों पॉइंट को अभी फिलहाल के लिए आप रख लो। आने वाली जस्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि कैसे हमने कहा कि 4 प्रॉपर्टीज जो हैं, 4 नेचर जो हैं, ये मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में है। एक बार वापस से मैं रिवाइज करा देता हूं। मैटर का पहला फिजिकल नेचर है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरा आपके पास है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा आपके पास है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं ना, अभी मैं कर रहा हूं मूव, हाँ ऐसे ही ये मूव करते रहते हैं। एंड फोर्थ वन जो आपके पास है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट रखते हैं, यानी कि एक तरह का फोर्स अप्लाई होता है इनके बीच में, और ये अपने आप को कंबाइन रखते हैं, बांधे रखते हैं एक दूसरे से। ठीक है भाई, चलो अब एक एक पॉइंट को, एक एक फिजिकल नेचर को ढंग से समझते हैं। पहला आपके पास जो नेचर है वो क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ना, छोटे होते हैं। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे हम प्यार से बोलते हैं KMnO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ क्रिस्टल्स ले लेने, छोटे से 2-3 क्रिस्टल ले लेना, और आपको चाहिए 4 से 5 बीकर, और मे भी 7-8 आप लेना चाहो तो 7 से 8 बीकर आप ले लो। अब आपको करना क्या है कि आपको इनिशियली एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर को रखना है। 100 ml पानी आप रखो, और 100 ml पानी में आप क्या करो, 1 चम्मच लेकर यहाँ थोड़े से क्रिस्टल आपको लेने हैं, किसके? KMnO4 के, पोटेशियम पर मैग्नेट के आपने क्रिस्टल लिए, और थोड़े से, ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्रिस्टल आपको लेने, और इसके अंदर डाल दो और इसको मिक्स कर दो। आप देखोगे कि जो पानी का कलर है वो चेंज हो चुका है। देखो
पहले पानी का कलर कलरलेस था, अब कलर हो गया चेंज, पिंक या पर्पल कलर में ये आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसमें से टेस्ट ट्यूब डालकर 10 ml पानी निकालो और वापस से 90 ml जो आपका साफ पानी था, प्योर वाटर था, उसके अंदर पोर कर दो। क्या करा भैया मैंने, डाइल्यूट किया। क्या किया, डाइल्यूट किया। 90 ml प्योर वाटर में 10 ml कलरफुल वाटर जिसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट था उसको मैंने निकालकर इसके अंदर डाल दिया। देखो 10 ml मैंने ऐड कर दिया। क्या इस वाले पानी का भी कलर चेंज हुआ? जी हाँ, ठीक है, इसका पानी का कलर भी चेंज हो गया, पर्पल या पिंक कलर का ये शो हो रहा है यहां पर। आगे वापस हम यही काम करेंगे, फिर से इसको डाइल्यूट करेंगे फर्दर। हमने वापस से इससे 10 ml हमने वाटर लिया जो कलर वाला था और इसको वापस से 90 ml प्योर वाटर के अंदर पोर कर दिया और देखा तो वापस से कलर चेंज हुआ, फिर से वाटर का कलर चेंज हुआ। और हम इसको फर्दर अगर कंटिन्यू करते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कलर जो है वो फेड होता जा रहा है, कलर जो है वो फेड होता जा रहा है, लेकिन कलर तो है ना भैया, कलर तो है। क्यों? क्योंकि भैया हमने तो 2 से 3 क्रिस्टल क्या डाले थे, पोटेशियम परमैंगनेट डाले थे, KMnO4 डाले थे, लेकिन इसने ये बताया कि इतने से क्रिस्टल लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलरफाई करने के लिए कैपेबल हैं। और ये बता रहा है आपको यहां पर कि इतना सा जो क्रिस्टल आपने डाला था, जो मैटर आपने डाला था, फॉर योर एग्जांपल जो मैटर आपने डाला था KMnO4 का, उसके अंदर जो पार्टिकल थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे और उसके अंदर कई मिलियन और बिलियन पार्टिकल बैठे हुए थे। ये यहां पर हमें पता चला कि भैया इतना सा क्रिस्टल कैन चेंज द कलर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो देखो भैया, समझते हैं, समझ लिया, रटने की जरूरत पड़ी, रटने की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं पड़ी होगी। KMnO4 को हमने क्या करा, एक 100 ml बीकर में रख दिया, पानी से भर रखा था और उसके अंदर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब हम उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो हर बीकर का कलर चेंज होता जा रहा है। इस केस में हमें पता लगा कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो देखो एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, एक्सपेरिमेंट क्या है कि टेक अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डाइल्यूट इट विद वाटर। हाँ, यही करा हमने, बिल्कुल किया। कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही तो कराया, यही तो कराया। इसका हमें कंक्लूजन मिला कि जो हमने क्रिस्टल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वो लार्ज अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम था उसका वाटर का, उसको कलर कर सकते हैं। इसका मतलब जो पार्टिकल है मैटर के वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। सिंपल सी बात है, हम एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी कांट सी थ्रू देम बाय आवर नेक्ड आईज, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया? कमेंट में जरूर बताओ समझ में आया। ये तो था हमारा पहला फिजिकल नेचर। अभी दूसरे की भी बात करते हैं, रटना नहीं है, समझना है भाई। दूसरा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। चलो सर, मान गए, पहले वाले को तो आपने समझा दिया, दूसरा वाला समझा के दिखाओ कि कैसे आप बताओगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अरे मुन्ना, इसके लिए भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना। एक ग्लास लो पानी का, एक ग्लास लो पानी का और उसके अंदर पानी डाल के उसको एक मार्क कर लो। सपोज करो कि यहां पर मैंने मार्क किया कि मैंने इसके अंदर 100 ml वाटर लिया था, ठीक है, इसके अंदर 100 ml वाटर है। अब मैं आपसे कहता हूं क्या आप इसके अंदर 2 चम्मच शक्कर डाल दो, 2 चम्मच शक्कर डाल दो या 2 चम्मच नमक डाल दो और नमक डालने के बाद इसको बढ़िया डिजोल्व कर दो, मिक्स कर दो। मिक्स करा, क्या आपको शक्कर दिख रही है? नहीं दिखेगी। सॉल्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका है। अगर वो कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका है, अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या करना है, वापस से वाटर लेवल को चेक करना है। आप वाटर लेवल चेक करो, आप अपने घर पे ये कर सकते हो। आपने जैसे ही वाटर लेवल को चेक किया, जो वाटर लेवल पहले 100 ml पे मार्क था वो आफ्टर डिजोल्विंग शुगर एंड सॉल्ट अभी भी 100 ml पे ही मार्क होगा। इसका मतलब क्या वॉल्यूम बढ़ा? अरे भाई वॉल्यूम बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, जो था वैसा ही रहा। इसका मतलब कि कैसे हुआ सर ये? अरे तो भाई सिंपल सी ये बात है कि सपोज करो कि यहां पर 2 हमारे पास पार्टिकल हैं, किसके? वाटर के। ये रहे, एक पार्टिकल वाटर का, दूसरा पार्टिकल वाटर का, ठीक है, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। 2 वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में गैप था, 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल थे उनके बीच में गैप था और जिसके अंदर शुगर जो थी, शुगर या सॉल्ट जो आप बोल रहे हो, शुगर या सॉल्ट जो पार्टिकल्स थे वो जाकर बैठ गए। इससे हमें पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में होता है गैप, उनके बीच में होता है स्पेस, ठीक है। रटने की जरूरत पड़ी भाई? नहीं पड़ी ना। चलो अब इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है आपके पास कि टेक सम शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल लेने भैया, डिसॉल्व देम इन वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। यही करा,
यही करा ना कि हमने शुगर और सॉल्ट के जो भी क्रिस्टल थे वो लिए और एक ग्लास या एक बीकर में पानी भरकर और लेवल को मार्क कर लिया हमने। फिर उसके बाद उनको डिसोल्व करा और डिसोल्व करने के बाद हमें वाटर लेवल में कोई चेंज देखने को नहीं मिला एंड द लेवल ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज वेल एज द लेवल ऑफ वाटर इनिशियली। तो इससे हमें पता चला कि भैया दूसरी प्रॉपर्टी, जो दूसरा नेचर है मैटर का, वो बिल्कुल ऑल राइट है सर, मस्त मजेदार है सर। आ रहा है मजा, आ रहा है मजा। दो हो गए फिजिकल नेचर, क्या दोनों में रटने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है अब तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। कैसे समझे, कैसे समझे? अरे तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है इसको लेकर। इंसेंस स्टिक देखी है, अगरबत्ती देखी है? हाँ देखी होगी। कुछ मत करना, अपने घर में एक कोने पर उस इंसेंस स्टिक को रख देना, जलाना नहीं है अभी, रख देना और रखने के बाद दूर तक उसको स्मेल करने की कोशिश करो कि कहां तक उस इंसेंस स्टिक की खुशबू तुम्हें दिखाई दे रही है, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। बहुत कम तक आएगी, मतलब आएगी ही नहीं कुछ केस में। लेकिन अब तुम उसको जलाओ, तुमने जलाई, हाँ, जलाने पर तुम एक कोने से दूसरे कोने तक आओ, तुम्हें खुशबू, फ्रेगनेंस फील होगी, स्मेल फील होगी, होगी नहीं होगी? आएगी। अरे यही तो था मूवमेंट पार्टिकल का, यही तो था मूवमेंट पार्टिकल का। डिफ्यूजर देखा है, ये रहा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? ये जा रहा है एयर में और एयर में बढ़िया मिक्स कर रहा है आपकी फ्रेगनेंस को और दूसरे कमरे तक ले जा रहा है। अरे यार ये देखो, ये परफ्यूम है। अगर इस जो परफ्यूम है डीओ है, बेसिकली डीओ है, इस डीओ को अगर मैं ऐसे स्प्रे करूं, स्प्रे करने के बाद क्या यहां से ये जो स्प्रे हुआ था, ये जो अभी स्प्रे हुआ तुम्हें दिखाई दिया, क्या इसकी जो फ्रेगनेंस थी वो दूसरे रूम तक जाएगी? गई। तो क्या पार्टिकल ने मोशन किया, मूवमेंट किया? हाँ किया। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली। देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने तो बस यहां से दिया। अब ये चलो यहां पे देखो, अपने आप ही आगे भगी, गई गई। इसे ही हम बोलेंगे क्या? मूवमेंट। किसका? पार्टिकल का मूवमेंट, जो हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूसली मूव करता है। ये तो तुम समझे होंगे कि सर ये चलो ठीक है, गैस का समझ गए, लिक्विड का भी तो बताओ। अरे लिक्विड के पार्टिकल भी मूव करते हैं, ऐसे करते हैं। देख लो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे पास। क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब ले लो, एक ग्लास ले लो, एक बीकर ले लो, जो भी तुम्हें लेना है ले लो, और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालो तुम्हारी इंक की, या तो वो ब्लू हो या रेड हो, ठीक है, कोई सी भी इंक ले सकते हो। अगर तुमने उसको डाला और डालने के बाद ये देखो टपक 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 शेप चेंज होती जा रही है, अंदर 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 पार्टिकल मूव करते जा रहे हैं, पार्टिकल मूव करते जा रहे हैं। और अगर वो मूव कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है क्या कि भैया जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अरे 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 भैया, अरे काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन, मोशन है ना, मोशन। चलो अब देखो, अगर मैटर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो मूव होगा ना। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो मैं रुका रहूंगा। अब मैं मूव कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि भैया पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा सर लिक्विड तक तो ठीक है, सॉलिड का भी तो एग्जांपल दो। अरे यार सॉलिड का, अब सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो लिक्विड है, जो गैस है और जो सॉलिड है, उनके पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो चलो अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं कि भैया हमारे जो पार्टिकल हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होगा। देखो ये हमारे पास तीन तरह के बॉक्स हमने बनाए हैं, इन तीन बॉक्स में हम अरेंजमेंट करेंगे कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट, पैकिंग कैसे होती है। तो देखो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बेसिकली वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास पैक्ड होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं और फिक्स्ड जो आपका पैटर्न होता है उसमें फिक्स्ड होते हैं। भैया पैटर्न भी फिक्स होता है इनका, क्लोजली पैक्ड और पैटर्न भी फिक्स्ड। अब देखो, अब देखो, ठीक है, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, और इनका कोई जो अगर हम बात करें पैटर्न फिक्स नहीं होता। ठीक है, इधर गैस की बात कर लेते हैं, गैस के पार्टिकल रैंडम होते हैं, रैंडम मूवमेंट में, देख लो रैंडमली, कोई इनका जो पैकिंग है वो फिक्स नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या था भैया, ये क्या है, ये है हमारा सॉलिड, ये क्या है, ये है लिक्विड, लिक्विड स्टेट, लिक्विड के पार्टिकल कैसे पैक होते हैं ये देखा हमने, और ये है गैसियस पार्टिकल कैसे पैक होते हैं। अब देखो
अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा, रेंडम मूवमेंट होगा पार्टिकल का, वो कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा होगा, वो कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा होने वाला है? तो तुम बोलोगे सर जिस स्टेट में पार्टिकल सबसे दूर दूर पैक हैं, जिसके दूर दूर हैं, है ना, दूर दूर हैं तो जल्दी जल्दी भगेंगे, और अगर उनके पास टाइम है, उनके पास जगह है भगने के लिए, तो यहां पर ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी भगेंगे। यानी कि गैस के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। गैस के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो भगते नजर आते हैं। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी गैस के कंपैरिजन में कम होती है, होती तो है लेकिन कम होती है। अब सॉलिड की बात कर लो, सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल, वापिस से आओ इधर। अब सॉलिड के पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, हाँ करेंगे। कैसे करेंगे? क्या ये सर आगे बढ़ जाएगा, क्या पीछे आ जाएगा? नहीं, ये वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं भैया? वाइब्रेट करते हैं। अपनी पोजीशन के अप डाउन या मेन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वाइब्रेट करेंगे। जबकि गैस के पार्टिकल आहा, ठीक है, मस्त 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 घूमो घूमो, जितना घूम सकते हो घूमो। लिक्विड के थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, ऐसे। ठीक है, ऐसे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट करते रहना। चलो, तो देखो भाई, हमने देखा कि जो पार्टिकल हैं, किसके? मैटर के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ये भी देखा हमने। लिक्विड गैस में देखा हमने, डिफ्यूजन में, अभी डिफ्यूजन की भी बात करेंगे हमें। ये भी डिफ्यूजन का एग्जांपल है। लिक्विड में हमने देखा कि लिक्विड में पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, और साथ ही साथ सॉलिड में। अब सॉलिड का एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अभी बीच में आप सभी के दिवाली की छुट्टी लगी होगी, तो जिन जिन के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड है और चौक से अगर हम लिखते हैं, तो आपने देखा होगा, ऐसा नोटिस किया होगा कि जब हम बोर्ड पर चौक से लिखते हैं और उसको हैंड टू हैंड रफ कर देते हैं, तो वो हमारे लिए ईजी होता है उसको रफ करना। लेकिन अगर अब दिवाली की छुट्टी आई और उससे पहले किसी टीचर ने या किसी बच्चे ने बोर्ड पे कुछ लिखा, और उसके बाद दिवालियों के बाद, छुट्टी के बाद आकर वो उसको रफ करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा हार्ड है हमारे लिए उसको रफ करना, थोड़ा मेहनत का काम है, मुश्किल है। क्या हुआ ऐसा? डिफ्यूजन हुआ। क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। सॉलिड में डिफ्यूजन धीरे होता है, सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उनमें जो डिफ्यूजन है, मूवमेंट है, वो धीरे धीरे होता है। वो धीरे धीरे होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के अंदर समा गए। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब देखो, ये डिफ्यूजन बहुत सुन लिया तुमने, पढ़ लेते हैं डिफ्यूजन है क्या। पढ़ो, क्या दे रखा है डिफ्यूजन? ठीक है, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। क्या है डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अरे रटना पड़ेगा। अरे रटना नहीं है, क्या बोला गया है उसको समझो। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल का आपस में मिक्स हो जाना, ऑफ टू डिफरेंट टाइप, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना, और खुद से, उसे ही हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। इट कैन बी कॉमनली ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। इसे हम हर दिन समझ सकते हैं, हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिर से हमारा डीओ निकलेगा, हम इस कमरे में खुशबू करने वाले हैं भैया। हमने डीओ निकाला, बाहर की तरफ अगर आप देखो तो इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में, मतलब बेसिकली इस कमरे में एयर के पार्टिकल है। देखना, गायब हो गए कि दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मजा आ गया। चलो वापिस से, गायब हो गए या दिखाई दे रहे हैं? गायब हो गए। क्या था? जब दो डिफरेंट पार्टिकल आपस में खुद से इंटरमिक्स हो जाएं, जब दो डिफरेंट पार्टिकल आपस में खुद से इंटरमिक्स हो जाएं, वही तो डिफ्यूजन है मेरे लाल, वही तो डिफ्यूजन है। ठीक है, समझ में आया? ये देखो परफ्यूम, ये परफ्यूम स्प्रे हमने किया, हमें समझ में आया कि भैया डिफ्यूजन हो रहा है, और हम इसको डेली लाइफ में समझ सकते हैं। अच्छा, डेली लाइफ में समझ सकते हैं तो एक चीज़ और भी समझ सकते हैं। क्या? खाने की खुशबू। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में खाना बनता है, गरम गरम खाना बन रहा होता है, तो उसकी खुशबू पूरे घर में आती है, किचन से दूर दूर तक उसकी खुशबू आती है। लेकिन जैसे जैसे खाना ठंडा हो गया, अब ठंडे खाने की खुशबू तुम्हें आती है क्या? पूरे कमरे में, पूरे रूम में, पूरे घर में नहीं आती ना। क्यों? उस समय अब तुम बोलोगे, तुम्हारा दिमाग चलेगा, सर वो खाना बन रहा था मतलब गर्म था। आपने गर्म बोला ही नहीं, हम समझ गए कि गर्म था। हाँ गर्म था, मतलब गर्म में एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी दे रहे थे, टेम्परेचर दे रहे थे, पार्टिकल मूव कर रहा था ज़्यादा, इसलिए वो पूरे घर में था। समझ गए? ये तो तुम्हारा आंसर है ना, तो इसमें रटने की क्या जरूरत थी?
समझ गए ना कि जब आप किसी भी पार्टिकल को एनर्जी देते हो, हीट देते हो, तो हीट गेन करने के बाद यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पार्टिकल क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव करता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर एनर्जी बढ़ गई तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर आप पार्टिकल में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो बढ़ेगी, यानी कि मोशन रैंडम होगा और ज्यादा होगा। और उसके बाद जो डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रिमाइंडर मोटू पतलू है याद, कार्टून आता था एक मोटू पतलू जिसमें उसको दूर से समोसे की खुशबू आ जाती थी। भाई समोसे हैं, समोसा खाने के लिए कहीं से भी चला जाता था, कहीं पे भी वो। तो यही है डिफ्यूजन। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर भैया तुमने गेन कर रखा है और उसके बाद वो पार्टिकल बहुत दूर तक जा रहे हैं, बहुत दूर तक जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक और चीज है भैया हमारे पास, ब्राउनियन मोशन। क्या है, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने पानी के अंदर पोलन जो ग्रेन्स होते हैं, पोलन जो होते हैं, उनको डाला था और उनको ऑब्जर्व किया था कि उनका जो मोशन है वो किस तरीके से होता है। तो उन्हें ये पता लगा कि जब उन्होंने पानी के अंदर पोलन ग्रेन्स को फिट किया तो जो पोलन ग्रेन थे वो रैंडम मूवमेंट, रैंडम मोशन शो कर रहे थे। इससे उसको नाम दे दिया गया क्या, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन, इसको हम बोल सकते हैं द रैंडम मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये भी उसी का ही पार्ट है कि कॉन्स्टेंटली मूव करते होते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आई तीनों प्रॉपर्टी, तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई ना, रटने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सर कैसे, कैसे बताओगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं? इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं, ये रहा। ठीक है, अब देखो पीछे मेरे एग्जाम्पल है तो पहले एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास हवा है, मेरा बेसिकली मेरे पूरे रूम में हवा है, मेरे आसपास हवा है, मैं इस हवा में मेरे हाथ को अच्छे से मूव कर रहा हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बाधा, ये चलता जा रहा है। ठीक है, आसान है मेरे लिए, ईजी है। लेकिन इसी हाथ को मैं अगर पानी की बाल्टी के अंदर ऐसे ऐसे मूव करूंगा, बचपन में सब करते हैं, करा होगा तुमने भी, ऐसे ऐसे मूव करूंगा, अमाउंट एनर्जी की जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी हमें, और उसके बाद हमें फील होगा रेस्ट्रिक्शन, पानी के पार्टिकल रेस्ट्रिक्ट करेंगे भैया मोशन को, है ना, करेंगे ना। और यही चीज़ अगर मैं सॉलिड में करूं कि ये टेबल जो मेरे पास है, इस टेबल पे मैं हाथ मारूं, हाथ टूट जाएगा ना, टूट जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वर्क करता है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है, जो मैटर है, वो कंबाइन रहता है। ये क्या रहता है, कंबाइन रहता है। अब ये स्टाइलस है तो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे को कंबाइन रखेगा। क्या रखेगा, कंबाइन रखेगा। तो यहां पे आपको एक क्या चीज सीखने को मिली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, 2 लिख देते हैं। और ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और दो से ज्यादा, मतलब जो बेसिकली जितने भी पार्टिकल होंगे उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है। कैसे कैसे, देखो ये बनाई थी, ये वाला पार्टिकल जो है इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये दोनों आपस में कंबाइन रहना चाहेंगे, ये सब आपस में कंबाइन रहना चाहेंगे एक दूसरे के साथ, तभी तो वो सॉलिड है। पत्थर की फेंक के मारो, ठीक है, पत्थर की फेंक के मारो, सॉलिड है ना। पानी की फेंक के मारो, लिक्विड है। गैस की फेंक के मारो, हम मजाक कर रहे हो सर, गैस की कैसे फेंकेंगे, ठीक है। तो कम सबसे ज्यादा दर्द किस में होगा, सॉलिड में। सॉलिड था, पार्टिकल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, शेप रिटेन बनाई रखी उसने। वापिस से देखो एक नई चीज बता दी, शेप बनाई रखी उसने। जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती है। जैसे ये टेबल है, कल आऊंगा तब भी ऐसी मिलेगी। ये स्टाइलस है, कल आऊंगा तब भी ऐसा ही मिलूंगा। मैं हूं, कल आऊंगा तब भी ऐसा ही मिलूंगा, ठीक है। लिक्विड क्या है, पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें तो सॉलिड से, इसलिए ये थोड़ा गिलगिला हो जाता है। लेकिन हम बात करें गैस की, तो इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल मान लो तुम, है ही नहीं, रैंडम घूमते रहते हैं नालायक, दिन भर घूमने का काम है इनका। तो ये घूमते जा रहे हैं, ठीक है। आ रहा है कुछ भाई, आ रहा है, ठीक है, गया दिमाग में गया कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हमने देख लिया कि जो मैटर के पार्टिकल है आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है आपके पास, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए आपको रीजन देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड, जो स्मेल है गर्म खाने की, रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे
बहुत दूर तक आपके पास आ जाती है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, ये नहीं 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 नहीं, टमाटर की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है गर्म खाने की और ठंडे खाने की। गर्म खाने की खुशबू तुम्हें दूर तक आ जाती है, जबकि ठंडे खाने की खुशबू पास तक जानी पड़ती है तुम्हें लेने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डिफ्यूजन की रेट जो है वो स्लो है, किसमें? ठंडे में। और डिफ्यूजन ज़्यादा होगा किसमें? जहाँ पे एनर्जी होगी, जहाँ पर टेम्परेचर होगा। तो वही चीज़ तुम्हें लिखनी है, यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर हम बात करें हॉट सीजलिंग फूड की, क्यों? क्योंकि उसको हम हीट इंक्रीज करते हैं, मतलब हीट देते हैं, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो दूर तक जा पाएंगे। और अगर ठंडा खाना है तो टेम्परेचर नहीं है और वो पास में ही रह जाएंगे, और वो रहा हमारा समोसा मोटू भाई का। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्व शो? एक डाइवर है, बेसिकली पानी के अंदर तैरने वाला, तो वो क्या कर रहा है? स्विमिंग पूल में पानी को कट कर रहा है, मतलब उसके अंदर तैर रहा है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज डू दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी डिमोन्स्ट्रेट कर रही है भैया? कौन सी प्रॉपर्टी डिमोन्स्ट्रेट कर रही है? यहां पर आपको ये बताया गया है कि जो एक डाइवर है वो पानी के अंदर बढ़िया से स्विम कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है? 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, अरे स्पेस है तभी तो हमारा आदमी वहां बैठा है नहीं? और पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, तो थोड़े बहुत गिलबिला है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नेचर की बात हो रही है? नेचर की बात हो रही है कि मेड अप ऑफ पार्टिकल विद हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच में क्या है? स्पेस है, तभी तो हम चले गए पानी के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सॉलिड, सॉरी मस्ती मजाक के लिए लाया था, सॉलिड स्टेट। देखो कितना सॉलिड आदमी है वो, जानते हो? कमेंट में जरूर महाशय का नाम बताइएगा मुझे। सॉलिड, लिक्विड, अब तुम पता नहीं जोक को समझोगे नहीं समझोगे, बेसिकली तो तुम समझदार हो। तो लिक्विड, अब लिक्विड क्या है? देखो एक कंटेनर है, उसके अंदर ये बिल्ली पड़ी हुई है और उस कंटेनर का शेप ले रखा है इसने। जिस कंटेनर की बिल्ली है उसी, मतलब जिस कंटेनर है उस कंटेनर का शेप उस बिल्ली ने ले रखा है। तो लिक्विड और गैस, देखो कितनी प्यारी क्यूट क्यूट है, क्यूटी, कितनी क्यूट बिल्ली है? लग नहीं रहा है सब बलून है गुब्बारे का, दबा दे पिचक जाएगी, क्यूटी बलून। ठीक है, तो ये गैस है। चलो अब अपार्ट फ्रॉम जोक, सॉलिड लिक्विड गैस है क्या? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है दोबारा, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो देखो भाई, ये सॉलिड है जिसके पार्टिकल आपस में पास पास होंगे, ये लिक्विड है जिसके पार्टिकल के बीच में गैप होगा, और वो गैस है जो जिसके बीच में पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप रहने वाला है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की हमने बात करी थी, और यही आपकी मैटर की 3 स्टेट होती हैं, जिसके बारे में हमें आगे फर्दर पढ़ना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में जो स्टेट हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको लिखना होता है, और मेजर जो चांस है आने के पेपर में इसी क्वेश्चन के आते हैं। चलें शुरू करें? चलो भैया शुरू करते हैं। तो हमने देख लिया कि सॉलिड, ठीक है, बॉडी से सॉलिड। दूसरा लिक्विड, समझ गए होंगे, तैर रही है हमारी जो बिल्ली है। गैस, क्या क्या मतलब कितनी क्यूट लग रही है ना, देखते रहो उसको। आगे बात करते हैं। हाँ, प्लाज्मा भी है भाई, 2 स्टेट और भी है हमारे पास। बेसिकली कुछ स्कूल्स में बताते हैं, कुछ में नहीं बताते। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार देख लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है, रट लेना। ठीक है बच्चों, रट लेना। अरे छोड़ो, प्लाज्मा क्या है? 4th स्टेट ऑफ मैटर हम इसको बोलते हैं। और एक और है हमारे पास BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम 5th स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा हम बोल सकते हैं कि किसी भी एटम की ऐसी स्टेट जिसमें हमने उसको बहुत ही ज्यादा गर्म कर रखा है और आयनाइज गैस बन चुकी है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका सन जो है, इसे हम बोलते हैं कि सोर्स ऑफ प्लाज्मा। यहाँ पे आयनाइज गैस आपको देखने को मिलती है, और इसे ही हम बोलेंगे 4th स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे गर्मी हुई है तो BEC में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है, तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी जो दोनों की थ्योरी थी उनके बेसिस पे उन्होंने जो 5th स्टेट है मैटर की उसको बताया। और उन्होंने बताया कि जब आप किसी पार्टिकल को बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर दो, एब्सोल्यूट 0 पे ले जाओ, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 पे ले जाओ, दैट मीन्स माइनस के 273 केल्विन पर ले जाओ, तब जाकर आपको जो 5th स्टेट है मैटर की वो प्राप्त होगी, वो मिलेगी, दैट इज BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, जस्ट अ जनरल नॉलेज। अब चलो बात करते हैं हम
जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उनके नेचर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, और यहीं पे हम समझ लेंगे कि उनके बीच में जो डिफरेंस है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अभी जैसा कि अब वो जो डायग्राम बनाया था हमने बॉक्स के अंदर, गोले 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 पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस के, याद रखना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस होता है। आपने देखा होगा क्लोजली पैक्ड थे, आपने देखा होगा क्लोजली पैक्ड थे, और अगर क्लोजली पैक्ड है तो इनके बीच में, ये जो पार्टिकल के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है बहुत कम दिख रहा होगा। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा है और गैस में और ज्यादा है। तो देखो इसी की बेसिस पे हम लिख देते हैं यहां पर, क्या करें, क्या बोलें, ये देखो वेरी लिटिल, बहुत कम गैप होता है, बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच में। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करें तो सॉलिड से ज्यादा गैस से कम, सॉलिड से ज्यादा गैस से कम स्पेस इनके बीच में होता है। और अगर हम बात करें गैस में, तो गैस में तो सबसे ज्यादा ही गैप होता है, दूर दूर होते हैं इनके पार्टिकल। अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन, सॉलिड। तो सॉलिड के पास बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो लिक्विड के पास स्ट्रॉन्ग, बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इतना इनफ नहीं है कि उसकी पोजीशन को, उसकी शेप को बनाए रखे। देखा होगा ना आपने कि आपका जो वाटर है, लिक्विड होते हैं, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में आपने उसको रखा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो शेप बनाते नहीं हैं। और गैस की तो क्या ही बात करें, नेग्लिजिबल होती है बेचारी। पार्टिकल्स अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो याद रखो, मैंने तुमसे बोला था सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ होते हैं, और फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं। यह लिखा क्लोजली पैक्ड इन ऑर्डरली मैनर। और क्या बता दिया भाई ने, अलग नहीं बताया ना, डिसऑर्डरली। ठीक है, अरेंजमेंट होता है कैसा, डिसऑर्डर में, कहीं पे भी रेंडम हो सकते हैं। और ये तो बेचारे वेरी डिसऑर्डरली, कहीं पे भी घुमा दो इन्हें, तो आवारा बच्चे ही हैं। नेक्स्ट, शेप, इनका जो शेप है सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का शेप क्या होता है, हम बोल सकते हैं फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी कंटेनर के शेप ले लेगी। अभी बोतल है तो बोतल का शेप ले लेगी, मटकी है तो उसके अंदर ले लेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के अंदर शेप हो जाता है। और यहाँ पे सेम गैस का भी कोई शेप फिक्स नहीं होता। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो गैस, अगर हम बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड हार्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होगी, फिक्स्ड रहने वाली है। वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स्ड रहने वाली। आगे इधर भी वॉल्यूम फिक्स्ड रहने वाली है। अगर मैं तुमसे बोलूं 500 ml पानी है, 500 ml पानी है, उसको 1 लीटर वाली बोतल में भरो, भर दोगे, भर दोगे। उसको 500 ml वाली बोतल में भरो, भर दोगे। क्या वॉल्यूम बदला, नहीं बदला ना। तो यानी कि जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम भी कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है, लेकिन गैसियस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, कहीं पे भी ज्यादा कम, कहीं पे भी ज्यादा कम हो सकता है। कंप्रेसिबिलिटी, क्या किसी पत्थर को दबा सकते हैं, नहीं, नहीं, कंप्रेस नहीं होते, तो दे आर नॉट कंप्रेसिबल। अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो थोड़े से स्लाइटली कंप्रेसिबल देन सॉलिड, और गैस की बात करें तो हाईली कंप्रेसिबल। इनको दबा दो, इनको आप कंप्रेस करो, इनको प्रेस कर करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो जैसा कि पढ़ ही चुके हैं, सॉलिड के पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, लिक्विड के और गैस के, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किसके पास है, सॉलिड के पास, तो वेरी लो। सबसे ज्यादा किसके पास है, गैस के पास, मैक्सिमम। बीच में कौन फंसा, हायर देन सॉलिड लिक्विड, यानी कि जो सॉलिड्स हैं उनसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल के पास होती है, और गैस से कम होती है। आगे एग्जांपल की बात कर लेते हैं भैया, आइस हो गया, आयरन हो गया, बर्फ होगी, आयरन होगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर की और ऑयल की, ये भी है, लिक्विड के एग्जाम्पल है। और गैस के तो तुम जानते ही हो, एयर, हवा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन, हीलियम, जो भी गैसेज हैं, ये सारी गैसेज हमारे लिए काम करती हैं किसका, गैसियस स्टेट का, ऑब्वियसली। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ तक, अब मुझे बताओ भाई, रटने में मजा आता है या समझने में मजा आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना, ताकि पता चले कि रटना आसान है या समझना आसान है। ठीक है, ठीक है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। सुना होगा कहीं पे, सुना होगा ना कहीं पे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि लेट्स डिस्कस अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। अरे वाह, गैस है। अब गैस का क्वेश्चन ये है कि गैस क्या करती है, उस वेसल को कंप्लीटली फिल कर देती है जिस कंटेनर में इसको रखा गया है। तो अभी देखो ना, गैस के पार्टिकल, जैसे कि तुमने इसके अंदर गैस छोड़ी, तो गैस के पार्टिकल तो हर जगह घूमेंगे, तो उसने तो वेसल को कंप्लीटली फिल किया है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसके अंदर 1 किलो शुगर ला के रख दो,
रख दो, क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, 1 लीटर पानी रख दो, यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। लेकिन गैस को मैं बोलूँ तुमसे गैस लाके रखो, तो गैस क्या करेंगे, रेंडम मूव करते रहेंगे तो पूरे वेसल में चले जाएंगे। बस यही है, क्या है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट बिकॉज गैस पार्टिकल मूव रैपिडली इन ऑल द डायरेक्शन एंड दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर with very little force of attraction between them and this means that the particles spreading out, पार्टिकल क्या है, फैल गए हैं और उनके बीच में ज्यादा जगह है। बस ये इसका रीजन था, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। हम जानते हैं कि गैस के पार्टिकल जो हैं वो शेप ले लेते हैं उस कंटेनर का जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं और उनके बीच में ज्यादा पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मोशन ज्यादा है, रेंडम मोशन होगा। आगे अगर हम बात करें तो अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। एक बलून अगर मैं लूँ और उसको यहाँ पे फुलाऊँ, हवा दूँ, उसको एयर दूँ, तो क्या वो गैस के पार्टिकल जो एयर है उसके पार्टिकल जो हैं क्या वो उस बलून की वॉल्स पे जाएंगे? हवा जा रही है तो बेसिकली क्या होगा कि जो बलून है उसका शेप बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, शेप चेंज हो रहा है और साथ ही साथ वो पार्टिकल स्ट्राइक भी तो कर रहे हैं ना उसकी सरफेस पे। बस तो जो स्ट्राइक अगर करेंगे एंड दैट मीन्स वो फोर्स लगा रहे हैं, वो जो एयर के पार्टिकल है वो फोर्स लगा रहे हैं और एरिया पर फोर्स लग रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, या गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर बिकॉज गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यही चल रहा है, यही चल रहा है। और ये रहा एग्जाम्पल आपका, ये रहा एग्जाम्पल, चुन्नू मुन्नू बलून फुला रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। नाइस जोक। वुडन टेबल को सॉलिड बोला जाता है और इसका रीजन हमें बताना है। हम समझदार हैं सर, आपने कुछ चीजें पढ़ाई थी सॉलिड लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में। अब हमें इसको सॉलिड क्यों बोलना चाहिए? हमें इसको सॉलिड इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि जो टेबल है उसका जो शेप है, पहली तो हम शेप के बारे में बात करते हैं, वो फिक्स्ड है सर। दूसरा क्या सोचोगे, क्या सोचोगे कि इनके जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है सर, ठीक है, इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। तो क्या हम इसको सॉलिड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलो ना, मना कौन कर रहा है? शेप उसका फिक्स्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी कम है, ठीक है ना। बस हम इसको क्या बोलेंगे कि भैया हमारी जो टेबल है वो सॉलिड है। आगे, गिव रीजन, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट इन डू दो सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अरे वाह, एनसीईआरटी मजाक करती है। नाइस जोक एनसीईआरटी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अपने हाथ को रेंडमली मूव करते हो एयर में तो आसान है, लेकिन जब आप किसी वुड ब्लॉक पे जाते हो तो आपको किसी कराटे एक्सपर्ट की जरूरत है। हाँ, हमारे जैसे कि तो हाथ ही टूट जाए, ठीक है, ठीक है। ब्लू बेल्ट है मेरे पास कराटे में। चलो देखो कैसे, क्या करोगे तुम, क्या करोगे? ये कौन सा नेचर बता रहा है आपको? ये बता रहा है आपको कि पार्टिकल के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में बता रहा है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस इज वेरी लो ड्यू टू विच वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट इफ यू टॉकिंग अबाउट सॉलिड द सेम वे, सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड क्या है भैया? सॉलिड के बीच में FOA ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर हम किसी भी स्ट्राइक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, तो इट इज हायर चांसेस कि हमारी जो हड्डियां हैं वो टूट जाएं। जब तक हम कराटे एक्सपर्ट नहीं है, अब एनसीईआरटी की तरह ही बोलेंगे ना, जब तक हम कराटे एक्सपर्ट नहीं है तब तक हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया वो भी सॉलिड है, हम भी सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड टकराएगा, टूटना तो किसी एक को है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के कुछ हमारे पास स्केल हैं और इसके लिए कुछ होमवर्क है जो मैं आपको होमवर्क में घर पे दूंगा, मतलब HW में दूंगा, इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास टेम्परेचर के स्केल है भैया? अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है और आपको केल्विन में पता लगाना है तो टू फाइंड केल्विन जस्ट एड डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू टू द 273, ठीक है, ठीक है भाई, ये आपके लिए केल्विन का है। सेम वे में अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर्मूला चाहिए तो क्या करोगे? डिग्री सेंटीग्रेड विल बी केल्विन माइनस 273, ये हो गया दूसरा स्केल। अगर हम बात करें कि थर्ड भैया, थर्ड चीज दैट इज फारेनहाइट। फारेनहाइट के लिए क्या करें? तो लिखो भाई, फॉर्मूला लिखो, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आपके पास 3 फॉर्मूले मैंने लिख दिए कि आपको टेम्परेचर किस किस यूनिट में आपको फाइंड करना है।
आप केल्विन में बता सकते हो, आप डिग्री सेंटीग्रेड में बता सकते हो, आप फ़ारेनहाइट में बता सकते हो कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो कितना कितना रहेगा तीनों केस में। अब इसके लिए आपके पास कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया है, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, तो क्या फॉर्मूला था, केल्विन माइनस 273 अप्लाई करना और आंसर कमेंट में बता के जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। अब अगर केल्विन दिया है तो डिग्री सेंटीग्रेड में यहां पे वैल्यू दी गई है, तो केल्विन इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये रहा आंसर, कमेंट में बताना। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, करके देख लेते हैं। क्या है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो करो, क्या करोगे, हम जानते हैं सर इसका फॉर्मूला ये होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है 45 प्लस 32। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यही होने वाला है, कर दो प्लस। ये आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई भाई, ये आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई। मुश्किल था नहीं है ना, कैलकुलेशन से कर लोगे ना, कर सकते हो, इजी है। रटने की जरूरत है क्या, हाँ फॉर्मूला रटना है दोनों के, फ़ारेनहाइट के और केल्विन के। डिग्री सेंटीग्रेड वाला अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब लेट्स लर्न क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, हम आ चुके हैं भैया सेकंड लास्ट टॉपिक पे, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट में चेंज के बारे में हमें बात करनी है कि अगर आप सॉलिड स्टेट से लिक्विड में जाना चाहो तो क्या होगा, लिक्विड से आपको गैस में जाना है तो क्या होगा, गैस से आपको लिक्विड में आना है तो क्या होगा, लिक्विड से अगर आपको सॉलिड में आना है तो क्या होगा। चलो बात करते हैं, इसको हम देखेंगे बाद में, पहले हम खुद बना लेते हैं ऐसा, सॉलिड, फिर हमारे पास है लिक्विड स्टेट, और फिर आती है हमारे पास गैसियस स्टेट। तो बच्चों अगर आपके पास सॉलिड है, आप आइस को कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपके पास सॉलिड है और वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या आप कुछ हीट दे रहे होंगे, जी हाँ हीट तो दे रहे होंगे। अगर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है तो उस केस में हम इस प्रोसेस को नाम बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। क्या बोलेंगे भैया, फ्यूजन। अच्छा, आप इसको मेल्टिंग भी कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से इट मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इट इज नोन एज मेल्टिंग प्रोसेस एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। आगे बात करते हैं, अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दो। जब कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में आता है, अच्छा तो एक चीज और, क्या आपने यहां पर सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए एनर्जी दी थी, टेम्परेचर दिया था, हाँ ठीक है, हम उसको टेम्परेचर देते हैं। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा, ठीक है। लूज अगर वो कर रहा है तो ठंडा हो रहा होगा, तो ठंडे को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। और साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। यहां तक समझ में आया कि व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इट इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। और मेल्टिंग पॉइंट और जो आप जानते हो वो सब चीज़ें क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वाटर के बारे में, आइस के बारे में, तो अभी हम उनको भी जानेंगे कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, ठीक है। इतना समझ में आया कि जब हम किसी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन या मेल्टिंग, और जब हम इसको अपोजिट करेंगे कि जब हम किसी लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज करेंगे तो इट विल बी नोन एज सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करें। तो अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है, जब कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैसियस स्टेट में मूव कर रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है सर, तो हाँ जी, इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन या वेपर बनना, ठीक है। वेपराइजेशन लिख देते हैं, दैट इज नोन एज वेपराइजेशन, ठीक है। स्टीम गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो जब कोई लिक्विड को आप गर्म करोगे, ठीक है, जब लिक्विड स्टेट को गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे,
तो वहां पर स्टीम का फॉर्मेशन होगा, और स्टीम क्या है, गैसियस स्टेट है। आगे बढ़ते हैं, अपोजिट में जाते हैं। जब किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए, एग्जाम्पल देखा है कि जब गर्म पानी की भगोनी होती है और उसके ऊपर हम उसको कवर कर देते हैं लिड से, तो जो वेपर होती है वो ऊपर जाती है और वापस से ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर नीचे चली जाती है। क्या है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठंडा हो जाना। जब गैस की यानी कि जब वेपर पार्टिकल कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं, तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, वापस से लिक्विड फेज में आ जाते हैं। भैया इतना क्लियर है, इज दैट क्लियर? चलो अब आगे देखो, लास्ट इंपॉर्टेंट वाला, जब आपका कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, जब आपका कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, तो उस फेज को, उस सब्सटेंस को, उस प्रोसेस को, उस सब्सटेंस को नहीं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं वो सब्सटेंस हमारे लिए होते हैं सब्लिमेटिव सब्सटेंस। ठीक है, हाँ ये थोड़ा टेढ़ा वर्ड लगा होगा आपको, हार्ड वर्ड है। क्या था कि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और एग्जाम्पल भी है आपके पास, कैम्फर, कपूर देखा होगा आपने घर में, नेफ्थलीन बॉल्स, मॉथ बॉल्स जिसे हम बोलते हैं, जब आप उनको रख देते हो तो वो धीरे धीरे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अमोनियम क्लोराइड, ये भी आपके लिए क्या है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। अब वही चीजें, अब वापस से उल्टा, जब गैसियस स्टेट से डायरेक्ट आप सॉलिड में आ जाते हो, जब कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है भैया, क्लियर है? ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस इज अ सब्लिमेटिव सब्सटेंस, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ रटने की जरूरत पड़ रही है? नहीं? चलो, तो हमने बेसिक सारा देख लिया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट के बारे में। सो चलिए अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में आने वाली कुछ टर्म्स के बारे में, जिसमें हमारे पास पहली टर्म है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। अब अगर हम बात करें व्हाट इज मेल्टिंग या फ्यूजन, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई सॉलिड कंपाउंड अपनी स्टेट को चेंज करके लिक्विफाइड होता है, यानी कि अपनी सॉलिड स्टेट को चेंज करके लिक्विड स्टेट में आता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो सॉफ्टी होती है, जो आइसक्रीम है बेटा, मेल्ट हो जाएगी, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में अभी, और फिर बाद में हो जाएगी मेल्ट, यानी कि उससे पहले उसको खत्म कर दो, ठीक है, ताकि वो गिरे नहीं। तो यहां पे मेल्टिंग और फ्यूजन क्या है, इसका मतलब है कि व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट, यानी कि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से किस में आता है भाई, लिक्विड में आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। अगर हम बात करें यहां पे सेकंड जो स्टेप था या सेकंड जो टर्म है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो इसका जस्ट अपोजिट करना है। जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है तब हम उसे बोलेंगे कि भैया इसका तो फ्रीजिंग हुआ है या फिर सॉलिडिफिकेशन हुआ है। क्या बोला यहां पर हमने कि जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से अपनी स्टेट चेंज करता है, लिक्विड स्टेट से किसमें, सॉलिड स्टेट में। भाई किसमें स्टेट करेगा, सॉलिड स्टेट में, तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। अब चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं हमारे भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट की, या फिर साथ ही हम बात कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। MP मींस मेल्टिंग पॉइंट, FP मींस फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसा कि अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन विच अ सब्सटेंस स्टार्ट मेल्ट, यानी कि एक ऐसा फिक्स्ड टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस पिघलना शुरू कर देता है, अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और जैसे कि अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तो जैसा कि आपको याद है कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट होना शुरू कर देती है। अगर हम यहाँ बात करें, हमारे पास जो सेकंड है फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस फ्रीज राइज होना यानी कि सॉलिड स्टेट में आना चाहता है और आ जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। जब कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट को, यानी कि उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट, अब तुम सब जानते हो, मुझे बताओ कि बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है, जल्दी से बताओ, बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फ्रीज राइज होती है। लिखो कमेंट में लिखो, मुझे पता है कि तुम लिखोगे, और तुम लिख रहे हो तो तुम्हें सोचना भी चाहिए कि भाई मेरे
बर्फ फ्रीज नहीं होती, वाटर फ्रीज होता है, पानी जमता है, बर्फ तो ऑलरेडी जमी हुई है ना। तो जब पानी की हम बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर हम यहां बात करें कि किसी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब सब्सटेंस सपोज करो कि हमने यहां पे फिक्स कर लिया कि हमारे पास एक ही स्टेट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो दोनों सेम रहने वाले हैं। यानी कि एक सब्सटेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट भी हो सकता है और सॉलिडिफाई भी हो सकता है, यानी कि फ्रीज भी हो सकता है। किस केस में, जब हम वाटर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। यस, इसके टर्म से आप समझ गए होंगे कि जब कोई लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में ट्रेवल करता है, यानी कि स्टेट बदलता है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, बॉइलिंग। तो देखो, जब कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से किस में आता है भैया, गैसियस स्टेट में आता है, तो वो कहलाता है बॉइलिंग प्रोसेस। सेम वैसे ही अगर कंडेंस की बात करें हम, कंडेंस यानी कि याद है ना, गर्म पानी का भगोना, उसको अगर हमने ढक दिया तो पानी की जो वेपर थी वो ऊपर जाकर उस लिड से कंडेंस होगी, ठंडी होगी और उसके बाद वापस से लिक्विफाइड हो जाएगी। यानी कि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में अगर हम आने की बात कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या है भैया, कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। अब भैया लिक्विड स्टेट पे पहुंच गए हम, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, या फिर जो आप बोलते हो इसको लिक्विफेक्शन। अच्छा, अब चलो यहां पर हम बात कर लेते हैं भैया हमारे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बात कर लेते हैं, या फिर कंडेंसेशन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों सेम रहने वाले हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वाटर बॉइल्स एट विच टेम्परेचर, तो आप बोलोगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे अगर हम बात करें कि आपने पानी के लिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कर दिया कि जब आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करोगे जिस पे कोई सब्सटेंस बॉइल करना स्टार्ट कर देगा एट कांस्टेंट प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि 1 atm प्रेशर की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो उसके लिए जो हमारे वाटर है उसके लिए हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा, डेट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि ऐसा फिक्स टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस बॉइल करना स्टार्ट कर देगा और फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि 1 atm प्रेशर पे। तो यहां पर अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहने वाला है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेम अगर हम बात करें कंडेंसेशन पॉइंट, यानी कि जो आपके लिक्विफेक्शन पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, तो गैस 100 डिग्री पे ही कंडेंस हो रही है भैया लिड पे, तो वहां पर हम बोलेंगे कि दोनों ही क्या हैं, सेम रहने वाले हैं। क्लियर है, टेम्परेचर तो सेम है ना भाई, भगोनी का गर्म 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉईल हो रहा है और ऊपर जाके चिपक के वापस से ठंडा हो रहा है। ठीक है भाई, चलो अब आगे हम बात करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स। अब हमारे पास एक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पे एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल है, क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर। अब एक एक्सपेरिमेंट यहां पे किया गया कि हमें आइस दे दी और उस आइस से हमें बनाना था वाटर। अब बेसिकली हम उसको रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे मेल्ट होगी। तो इसकी सुविधा के लिए हमारे पास यहाँ पर एक बर्नर है जिसमें से हम हीट प्रोवाइड कराएंगे उस बीकर में जिसके अंदर क्या रखी है हमने, आइस रखी है। क्या होगा तो देखो, सबसे पहले हमने ये नोट किया, क्या नोट किया हमने कि यहाँ पर बर्फ है और इस बर्फ को जब हम हीट दे रहे हैं तो हीट देने पर आपको पता है क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ मेल्ट होगी और आपके अकॉर्डिंग वाटर बनेगी। और वाटर बनने के बाद जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना चाहिए, यही होगा ना। लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला कि सपोज करो कि ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने आइस रख दी है भैया और यहां पर एक थर्मोमीटर लगा दिया। ठीक है, ये थर्मोमीटर है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो हीट जा रही है ना, उसके जाने के बाद भी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। यानी कि यहां से हमें पता चला कि वो हीट गई कहां। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे, यानी कि जब हम बर्फ को गर्म करेंगे तो सर टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन वो टेम्परेचर तो बता ही नहीं रहा थर्मोमीटर में। तो क्या करें हम, ये हीट कहां गई, घूमने गई है क्या, है कहीं घूम रही हो, इधर उधर मटर गश्ती कर रही हो? नहीं भाई, नहीं, ये गई कहां है। असल में इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। हम इसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। कैसे देखो, इसको मैं एक ग्राफ से समझाता हूं आपको,
सपोज करो कि ये है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने कहा भैया एक बच्चे से कि मोनू जा बर्फ लेके आ, वो बर्फ लेके आया और समथिंग मान लेते हैं कि उसके जो बर्फ का टेम्परेचर था वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेके आ गया। हाँ तुम जानते हो बर्फ 0 डिग्री से नीचे जाएगी तब भी बर्फ ही रहेगी, तो मैं उसको मंगा लेता हूँ। अब मंगाने के बाद मैंने उससे कहा कि बेटा चल अब इसको एक बीकर में रख, और बीकर में रखने के बाद इसको बर्नर से जला दे। अब देखो आप इसको हीट दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो, धीरे धीरे उस बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा, -10 से वो इंक्रीज होते होते 0 पे आ गया। अब यहां पे आते आते आपने देखा कि यहां पे जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहा, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि बर्फ का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि बर्फ मेल्ट होकर वाटर में बन रही है और टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो टेम्परेचर वहां पर फिक्स रहा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सारा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद उसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज हुआ, और कहां तक इंक्रीज हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हुआ, और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया। कुछ समझे इसका मतलब? अब देखो यहां पर हीट कंटिन्यूसली आप दे रहे हो, किसको, बर्फ को। अब बर्फ को हीट दे रहे हो, आपको पता है बर्फ मेल्ट होगी, मेल्ट होने पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहां पर एक चीज यहां पे ये पता लगी कि यहां पर अब जो हीट के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो हीट कहां गई, घूमने फिरने गई क्या, नहीं, वो हीट जा रही थी आइस। अब आइस के पार्टिकल कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो जब तक आइस के पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सारे टूटेंगे नहीं, तो आइस किस में कन्वर्ट नहीं होने वाली, वाटर में। और ऐसा पाया गया कि जब तक सारी बर्फ, जितनी भी बर्फ इस बीकर के अंदर है, जब तक वो सारी बर्फ अगर मेल्ट नहीं होती है, तब तक वो हीट उन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज की जाएगी, और उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं भैया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, किस में काम लिया आपने वो हीट, मेल्टिंग के लिए, बर्फ को मेल्ट करने के लिए काम में ली, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट का मतलब होता है हिडन मतलब छुपी हुई, इसलिए तुम्हें वो हीट वहां दिखाई नहीं दे रही थी थर्मोमीटर में। अब समझ में आया साइंस का जादू, केमिस्ट्री का जादू क्या था, कि जब तक सारे आइस के बॉन्ड नहीं टूटेंगे, सब सारे आइस के पार्टिकल के बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो 0 रहेगा, क्योंकि आप जानते हो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम रहते हैं, इसलिए वो 0 था। अब आगे बात करते हैं, इसी के बाद एक और एग्जांपल है आपके पास। अब क्या होगा यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे आकर अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पे देखो कि टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है, अब यहां पे आप बोल सकते हो कि इस कंडीशन में सर हो सकता है कि, हो सकता नहीं है कि सर सारी बर्फ वाटर में कन्वर्ट होगी हो, और जब आप हीट दे रहे हो तो वो हीट वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जा रही है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही बच्चा। और याद रखिए कि जब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वापस से आपको एक कांस्टेंट दिखाई देगा। कब तक दिखेगा, जब तक सारा वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां पर भी क्या लेटेंट हीट का यूज हुआ, क्या यहां पर भी जो आपने हीट दी है वो छुपी हुई है, बिल्कुल। तो यहां पर जो हीट छुपी हुई है, अच्छा ये वाली हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये वाली कांस्टेंट हीट जो है इसको हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। हाँ जी सर, छुपी हुई तो है हीट, किसकी ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस यही कहानी है इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर की, यही कहानी है इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर की। अब सिंपल है, समझ में आया कि कैसे लेटेंट हीट वर्क करती है, कैसे छुपी हुई जो एनर्जी है वो काम आती है सॉलिड के, लिक्विड के बॉन्ड को ब्रेक करने में, और उसके बाद उनकी स्टेट को चेंज करने में मदद करती है। आया कमेंट में जरूर बताना भाई, कमेंट में बताना। अब अगला जो आपके पास टॉपिक है वो यही रहने वाला है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, हीट एनर्जी की जो अमाउंट है वो आपको चाहिए, किसके लिए, आपने 1 kg सॉलिड को चेंज करना है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे आपको चेंज करना है, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब समझो, खतरनाक लग रही है डेफिनेशन, अरे खतरनाक नहीं है, आसान है, वापिस से पढ़ो और फिर से समझो क्या बोल रहा है वो। द अमाउंट ऑफ हीट की अमाउंट, एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, जो रिक्वायर है चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट आपको रिक्वायर है कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि एटीएम प्रेशर पे, एंड इट इज मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, 0 डिग्री पे थी बर्फ,
जब तक सारा बर्फ पानी नहीं बन गई, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे थी, मेल्टिंग पे ही थी, मेल्टिंग पॉइंट पे थी, बिल्कुल थी। अब आगे, इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब तक सारे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएंगे ना, तब तक उस वाटर में, जो वाटर है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, समझे। अब देखो एग्जांपल के लिए यहां पर याद रख लेना कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है किसकी, आइस की, क्योंकि आइस को आप हीट एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तो वो कितनी हीट जानी चाहिए, 334 किलो जूल पर केजी। ये है लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। अब ये तो हमने कर लिया कि जब आप वाटर को स्टीम पे कन्वर्ट करोगे तो ये चीज आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एक ग्राफ याद रखना है, जो था भाई ये वाला ग्राफ याद रख लेना। मजा आ जाएगा अगर ये याद रख लिया तो तुमने, चुटकियों में समझ में आएगी चीजें कि वो हीट कहां गई थी, घूमने नहीं गई थी, ठीक है, मौज मस्ती नहीं कर रही थी, वो बॉन्ड को ब्रेक कर रही थी, पार्टिकल को अलग अलग कर रही थी कि भैया तुम डिसोसिएट हो तभी तो हम अपनी स्टेट को चेंज कर पाएंगे। हाँ भाई, ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि वेपराइजेशन जो है लेटेंट हीट की, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको हम कैसे लिखेंगे। तो वापस से जो डेफिनेशन आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लिखी थी उसको वापस से लिखना है, बस यहां पे वेपराइजेशन का यूज करना है। तो देखो भाई, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, यस वहां पे सॉलिड था, यहां पे लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड से ही तो गैस में जाओगे ना। तो क्या बोला है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब वहां पे मेल्टिंग पॉइंट था, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि प्रोसेस अलग हो गया ना, आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहे हो उसके विदाउट चेंज इन टेम्परेचर पे, तो उस प्रोसेस को, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यहां पर जो आपके पास वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी वो होगी 2256 किलो जूल पर केजी, दैट मींस 2256 किलो जूल पर केजी रहने वाली है, ठीक है। वैल्यू है किसकी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की। याद रहेगी। दिक्कतें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है भैया डिस्कस करने के लिए हमारे पास, कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अभी तो करके आए, किसी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब उसकी स्टेट बदल रही होती है, जब उसकी अवस्था बदल रही होती है, उसमें जब परिवर्तन आता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, यही तो था क्वेश्चन। और इसे ही हम थोड़ी देर पहले समझ के निकले हैं कि भैया सर अभी बताया आपने कि जो लेटेंट हीट है वो वर्क करती है किसमें वर्क करती है, एनर्जी यूज इन ब्रेकिंग बॉन्ड्स को ब्रेक करने में वर्क करती है। दूसरा, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सर लेटेंट हीट, ठीक है। जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है किसमें, जो मैटर आपने यूज किया जैसे सॉलिड यानी आइस, उसमें वो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है और पार्टिकल उसको एनर्जी को गेन करके दूर दूर हट रहे हैं, तो वो अगर आप जा रहे हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर आपको बॉइल करना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ यहां पर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इतनी ज्यादा इसमें मातापच्ची नहीं है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि लेटेंट हीट होती क्या है भैया, छुपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी, ठीक है। जैसे तुम सबके पास एक कोई हिडन आर्ट होगी ना, ठीक है, एक स्किल होगी हिडन है अभी तक, पहचानो उसको और अपनी स्किल पे काम करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। एक और चीज है आपके पास कि आप इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो स्टेट कैसे बदलेगी। अभी तक तो आप टेम्परेचर दे रहे थे, अब आपको प्रेशर देके बताना है कि एनर्जी जो स्टेट है, इंटर कन्वर्जन स्टेट है, वो कैसे होगा। अब आप सोचो कि जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं। लिक्विड को थोड़ा सा, गैस को हाँ सर हाईली कंप्रेसिबल है। कंप्रेस का मतलब क्या है, प्रेशर लगा रहे हो ना। अगर तुम प्रेशर लगा रहे हो तो क्या हम गैस को, अब देखा होगा आपने कि जो परफ्यूम डीओ ये सब होते हैं, या आपके घर में जो एलपीजी आता है वो क्या है, गैस ही तो है। लेकिन उस गैस में अगर आप उस सिलेंडर को ऐसे ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि अंदर तो वाटर है सर, लिक्विड स्टेट है, पानी मतलब लिक्विड स्टेट में कुछ चीज़ है, लिक्विड गैस है। तो ऐसा कैसे, अरे भैया उस पर कंप्रेस किया गया है, उसको हाईली प्रेशराइज किया गया है, जिसकी वजह से जो गैस थी वो गैसियस स्टेट से चेंज होकर किस में आई है, लिक्विड स्टेट में आई है। तो यहां पर देखो, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर देखो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस आर्टिकल्स दे कम क्लोजर एंड गैस चेंज इनटू लिक्विड, गैस किस में आ जाती है, लिक्विड में आ जाती है। एंड वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे और प्रेशर बढ़ाओगे तो ये आपको लिक्विफाइड गैस, मतलब जो गैस है वो लिक्विफाइड आपको मिल जाएगी। देखो एग्जांपल भी है, यहां पर एक गैस है जिसको हमने कंटेनर में ले रखा है और उसके ऊपर लिड रख रखा है, ढक्कन से बंद है, या पिस्टन समझ लो। अब हमने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया, गैस के पार्टिकल जो पहले हर तरफ कंटेनर में घूम रहे थे वो धीरे धीरे पास आए, कम क्लोजर, और प्रेशर बढ़ाया और पास आए। अब यहां पर गैस के पार्टिकल जब पास आए और हमने टेम्परेचर को डाउन कर दिया तो वो भैया वो बन गए लिक्विड। डीओ लगाते हो,
ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। ये रिकम्प्रेशन ऑफ गैस, आपने क्या करा, गैस को कंप्रेस कर दिया। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि गैस को अगर हम हाई प्रेशर दें और लो टेम्परेचर दें, टेम्परेचर कम कर दें, तो वो लिक्विफाइड हो सकती है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है बेटा, ये ऐसा फेनोमेना है, हम जैसे हम बात कर रहे थे किसमें, कि जब हम वाटर को बॉईल करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये सेम फिनोमेना है, लेकिन यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ही अगर वो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। देखो कैसे, देखो कैसे, आप एक गिलास पानी लेना, एक गिलास पानी लेना और उसको कमरे में छोड़ देना 2-3 दिनों के लिए। आप देखोगे कि उसका वाटर लेवल चेंज हो चुका है, थोड़ा सा उसमें डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज हुआ है। अब अगर डिक्रीज हुआ है तो वही क्या है, इवेपोरेशन है। क्या इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे काम कर गया? हाँ कर गया, ठीक है, हाँ कर गया। तो देखो क्या हुआ यहां पर, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एक ऐसी घटना जिसमें कोई लिक्विड गैसियस यानी कि वेपर स्टेट में आ जाता है और उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम पॉइंट पर, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा बचपन में, रेनिंग जो सिस्टम होता है हमारा, रेन प्रोसेस, वो। अब इसके अगर हम बात करें तो ये कैसे वर्क करता है, तो ये एक सरफेस फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है भाई? सरफेस फिनोमेना है। सरफेस का मतलब सतह, सतह, ठीक है, सतह मतलब बाउंड्री। अब देखो कैसे, सपोज करो कि ये आपका गिलास है, ये गिलास है और इस गिलास के अंदर आपने पानी डाल रखा है। क्या पानी के पार्टिकल हर जगह मूव कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। सरफेस पे भी होंगे? बिल्कुल होंगे। अब देखो हुआ क्या कि इन पार्टिकल ने सराउंडिंग से, सराउंडिंग का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रूम टेम्परेचर को ये पार्टिकल जो है सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। आ जाओ, एनर्जी आई 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 आई, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया। अब ये सरफेस पे रहने वाले जो पार्टिकल हैं, ये जो सरफेस पे रहने वाले पार्टिकल हैं, दे आर केपेबल टू एस्केप आउट। कैसे कैपेबल हैं? इन्होंने जो एनर्जी ली वो सफिशिएंट थी इनके बॉन्ड, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बीच का, उसको तोड़ने के लिए और उसके बाद बाहर जाने के लिए। तो सरफेस के पार्टिकल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पार्टिकल क्या करेगा? एनर्जी लेके और अपने साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको खत्म करके वेपराइज होकर निकल जाएगा। अब जैसे ही, अब देखो, अब सुनना यहां से काम की बात, जैसे ही सरफेस के पार्टिकल, जैसे ही सरफेस के पार्टिकल एस्केप आउट करके वेपराइज फॉर्म में चले गए, तो नीचे वाले जो पार्टिकल थे वो ऊपर आएंगे सरफेस पे, फिर एनर्जी गेन होगी, फिर वापस से चले जाएंगे, फिर नीचे वाले ऊपर आएंगे, फिर एनर्जी गेन होगी, फिर चले जाएंगे। क्या यहाँ पर लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या हम कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट दे रहे हैं? नहीं दे रहे। यहां पर क्या हो रहा है? रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पर काम हो रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इवेपोरेशन बोलते हैं भैया। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? बॉइलिंग पॉइंट में और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है यहीं पे समझ लेते हैं। जब आप किसी सब्सटेंस को बॉईल करते हो, यानी कि आपने एक दिमाग में लगा लिया कि एक भगोनी है जिसके अंदर पानी है, उसको गर्म कर रहे हो। जब आप उस पानी को गर्म कर रहे हो तो क्या वो सारा का सारा पानी ही एनर्जी गेन कर रहा है? हाँ, हीटअप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखा होगा आपने, जब पानी एक साथ ही उबलता है, पूरा सारे पार्टिकल मूव करते हैं एक साथ। लेकिन इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? सरफेस के पार्टिकल एनर्जी गेन कर रहे हैं और चले जा रहे हैं, फिर नीचे वाले पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं, फिर एनर्जी गेन हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसका मतलब जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमेना है। बल्क मतलब जिसमें सारे पार्टिकल एनर्जी गेन कर रहे हैं। लेकिन भैया इवेपोरेशन में सारे पार्टिकल एनर्जी गेन नहीं कर रहे, वो सरफेस में वर्क कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ इतना? चलो देखो, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। उसके बाद वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। क्लियर है? इवेपोरेशन क्लियर है? चलो, अब इवेपोरेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, या इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे इवेपोरेशन बढ़ता है या घटता है। तो देखो भाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन किस किस पे? सबसे पहले तो है टेम्परेचर। सबसे पहले क्या है? टेम्परेचर है भाई। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जिस दिन हमें कपड़े सुखाने होते हैं, धूप अच्छी आ रही है, धूप अच्छी है, तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं भाई, जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अच्छा है, सनी वेदर है, ठीक है। अब सनी वेदर है तो टेम्परेचर अच्छा है। अगर टेम्परेचर आप ज्यादा दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इवेपोरेशन के। है या नहीं है? चलो आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। कितना सरफेस एरिया, हम सिर्फ कपड़े का एग्जांपल लेंगे, कितना सरफेस एरिया
कांटेक्ट में आ रहा है सराउंडिंग के, मतलब कितना सरफेस एरिया आपके सराउंडिंग में कांटेक्ट में है। अब जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ और इस हैंकी को धो दिया है मैंने, सुखा कर लाओ, सुखा दो, धूप में छोड़ दो या फिर सूखने को छोड़ दो। तुम क्या करोगे? मम्मी ने ऐसे अगर तुम्हें दिया तो क्या तुम ऐसे कैसे उसको वहां धूप में रखे आओगे कि सूख जा बेटा, है सूख जा बेटा? नहीं, क्या करोगे तुम करोगे सर हम इस हैंकी को पहले ऐसे ना खोलेंगे और उसके बाद ऐसे इसको झटकारेंगे और झटकारने के बाद हम सर इसको ऐसे सुखाएंगे। क्यों? इतना दिमाग कैसे आ गया? क्योंकि सर सर ने बताया कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा सराउंडिंग के साथ उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन होगा और उतनी ही जल्दी ये रुमाल सूख जाएगा। ठीक है, सूखेगा बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी कि जो आपकी एयर है, आपका जो वेदर है वहां पर अगर उसमें वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट है यानी कि ह्यूमिडिटी नमी प्रेजेंट है तो वहां पर, अब वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? ह्यूमिडिटी अगर है आपके एटमॉस्फेयर में तो वहां पर क्या होने वाला है? क्या होगा भाई? आपको क्या करना है? इवेपोरेशन करना है ना। अब वापस से चलो रेनी सीजन पे चलते हैं, बारिश वाले मौसम में। देखा होगा कि बारिश के सीजन में जो कपड़े हैं वो बहुत धीरे 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 सूखते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है। अगर ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? कम हो गई। इसका मतलब ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहीं पे अगर हम बात करें सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इवेपोरेशन के। सरफेस एरिया ज्यादा है कॉन्टेक्ट का तो भाई साहब इवेपोरेशन जल्दी होगा, नहीं है धीरे होगा। आगे विंड स्पीड, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही जल्दी कपड़े सूखेंगे, उतनी ही जल्दी क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट क्या है भैया? नेचर ऑफ सब्सटेंस, वोलेटाइल नेचर। अब आपके पास सब्सटेंस है क्या? आपके पास एक तो मैं बोल रहा हूं आपके पास पानी है और आपके पास एल्कोहल है या एसीटोन है। अब अगर हम बात करें पानी, अब पानी जो एल्कोहल है या एसीटोन है उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, जबकि जो आपका एसीटोन है या फिर एल्कोहल है या फिर पेट्रोल भी ले लो, वो आप यहाँ रखो अपने हाथ पे। क्या करना है? कुछ नहीं करना, अपनी हथेली पर 2 से 3 ड्रॉप पेट्रोल ले लो और 2 से 3 ड्रॉप वाटर ले लो। अब मुझे बताओ कि कौन सा कंपाउंड या कौन सी चीज जल्दी से वेपराइज हो गई? तो आप बोलोगे सर पेट्रोल, एसीटोन। क्यों? क्यों? क्योंकि भैया वो नेचर उसका क्या है? वोलेटाइल है। उसका पहले ही बॉइलिंग पॉइंट कम था, उसको तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर जितना मिला उतने में उड़ गया। ठीक है, जबकि ये धीरे 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 वेपराइज होगा। एक चीज और फील करी होगी कि जब भी आप पेट्रोल को, एसीटोन को, नेल पेंट रिमूवर जो होता है उसको अपने हथेली पर रखते हो या लगाते हो तो ठंडा ठंडा फील होता है। ठंडा ठंडा फील होता है, हाँ जी ठंडा ठंडा फील होता है। एक और चीज हो सकती है, ये इफेक्ट नहीं है, ये हम इसकी बड़ाई कर रहे हैं इवेपोरेशन की, क्योंकि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ठीक है, इवेपोरेशन कोज कूलिंग। कैसे? गर्मी लगती है, हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद जब हम सराउंडिंग में आते हैं तो जो पानी की ड्रॉपलेट है हमारी बॉडी पर, क्या वो ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है? हमें लगता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या करती है? ठंडा ठंडा कूल कूल कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से एनर्जी लेकर उस वाटर को क्या कर देती है? वेपराइज कर देती है। अब सराउंडिंग की एनर्जी तो खत्म होगी ना, सराउंडिंग की एनर्जी लो हो गई तो आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा फील होगा। स्वेटिंग, आपकी बॉडी में पसीना आता है, वो पसीना क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इवेपोरेशन कर रहा है ताकि आपकी बॉडी कूल रह सके। तो देखो अगला स्टेप है आपके पास कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, जैसे कि आपको बता चुका हूं मैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लिक्विड को अपने हाथ पे रखोगे, हथेली पर रखोगे, पाम पर रखोगे तो होगा क्या? वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगी, आपकी बॉडी से एनर्जी गेन करके वेपराइज हो जाएगी और आपको ठंडा ठंडा कूल कूल फील होगा। आगे अगर हम बात करें तो इसी की वजह से जो कूलर होते हैं, आपने देखा होगा डेजर्ट कूलर जो होते हैं जिनके अंदर वो घास जैसा कुछ लगाया जाता है, पैड, उसको हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ रखते हैं, घर के बाहर रखते हैं ताकि गर्म हवा आए और उधर से पानी आए, ठंडा ठंडा कूल कूल इवेपोरेशन होगा, हमें ठंडी हवा फील मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब ये भी हमें बोला जाता है कि आपको गर्मी के समय कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, कॉटन के क्लॉथ पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय हमें इवेपोरेशन बढ़ाना है ताकि हमारी जो स्वेटिंग है वो अच्छे से इवेपोरेट हो जाए और हमारी बॉडी कूल रहे, हमारी बॉडी कूल रहे। आगे अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन और जो बॉइलिंग है उसके बीच का जो डिफरेंस है, चलो क्या है भाई डिफरेंस? इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बीच के डिफरेंस की हम बात करें तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये सरफेस पे वर्क करता है, जबकि हम बात करें बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग जो है वो एक तरह का बल्क में फिनोमेना है, सारे पार्टिकल को एनर्जी मिलती है यहाँ पर। अगर हम बात करें इवेपोरेशन की तो इट अकर्स एट द ऑल टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के बिलो पे काम करेगा, जबकि जो बॉइलिंग है वो हमेशा होगी कब? बॉइलिंग पॉइंट पे होगी। बेसिकली सही बात है, इवेपोरेशन से ठंडक मिलती है, बॉइलिंग से कुछ नहीं मिलता। इवेपोरेशन कोज कूलिंग वेयर एज बॉइलिंग डज नॉट कोज कूलिंग। ये था हमारा लास्ट टॉपिक का एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमने बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है। बस सो गाइस हमने
मैटर इन आर सराउंडिंग को वन शॉट में कंप्लीट किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ें और इस लेक्चर को देखें। नोट्स जो हैं, ये जो पीपीटी है, नोट्स जो हैं ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ कंटिन्यू करें अपनी पढ़ाई को और अपने स्कोर को इंक्रीज करें। मैं फिर से गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन लेक्चर्स को देखते हो तो आपका जो स्कोर है, स्कूल में जो परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो गुड बाय एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो जैसा कि आपसे बोला गया था कि वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए गए आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस।